Hello students. Today we are going to start our next topic in the atoms and molecules chapter. आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो होगा हमारे वैलेंसी का टॉपिक। ओके, जो हमारा आज का टॉपिक है वो वैलेंसी का टॉपिक है। आज वैलेंसी के बारे में डिस्कस करना है। तो वैलेंसी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोगों को ये डिस्कस करना पड़ेगा कि आयंस क्या होते हैं, आयंस ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, आयंस ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कल हमने बात की थी लेक्चर के अंदर कि भाई आयंस जो होते हैं जनरली हम लोग एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो हम लोगों को पता था कि मैंने एक चीज बोली थी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आप लोग ये स्टडी करने वाले हो कि भाई कोई भी एटम जो है वो तीन चीजों से बनता है। एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एटम जो है उसका कोई ना कोई चार्ज डिफाइंड होता है, या तो वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है या वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। सपोज कि कोई एटम है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को तो वो होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, कोई एक्सेप्ट करता है तो वो होता है नेगेटिव चार्ज वाला। तो इसके ऊपर से हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप्स के एटम की प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक को एनियन कह सकते हैं, एक को कैशन कह सकते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया था। अब इसके ऊपर से डिफाइंड होगा कि हमारा जो आयन है यानी कि हमारा जो एलिमेंट है वो पॉजिटिवली चार्ज है या हमारा आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब कई बार क्या होगा कि ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले जो आयन होंगे या एलिमेंट्स होंगे, मतलब मान लो कि एक सोडियम भाई साहब है तो उसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव है यानी कि वो पॉजिटिव आयन है यानी कि वो एनियन है। उसी तरह से हमारे क्लोरीन भाई साहब उसका नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव भाई साहब यानी कि केशन वाले हैं। तो ये जो है वो केशन है, ये एनियन है, और ये दोनों मिलकर जो चीज बनाएगी यानी कि NaCl, दोनों का मिक्सचर है। ये एलिमेंट दो है, दो एलिमेंट का मिक्स किया मैंने, और ये जो बना वो मैंने क्या बना, आयंस ऑफ कंपाउंड। तो इस तरह से मैं आयंस ऑफ कंपाउंड को बना सकता हूँ। और आज बात करते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। ओके, पहले इतना जो है वो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए कि इसके ऊपर से वैलेंसी का टॉपिक हम लोगों को स्टडी करना है। अगर आयंस के बारे में नहीं पता चल रहा है तो पिछला लेक्चर जो है वो रिवाइज कर सकते हो, या तो इस लेक्चर में मैंने जो स्टार्टिंग में अभी डिस्क्रिप्शन दिया है वो आप देख सकते हो। ओके, अब वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है कि भाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ये सारी चीज़ें एटम्स के बारे में स्टडी कर रखी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल बाय एटम्स वो भी स्टडी किया है, एलिमेंट्स के स्टडी किया है, कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया है। अब हम लोग बात करते हैं वैलेंसी के बारे में। कल ये भी बात की थी कि भाई ट्रिपलेट बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है। ओके, ओके, इधर से हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो ये कल बात की थी आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में, आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओके, इसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन भी लिखने को दिया था। जब कंपाउंड बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ केशन एंड एनियन इज नोन एज द आयोनिक कंपाउंड्स। राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। द केमिकल फॉर्मूला वैलेंसी के लिए पहले ये टॉपिक हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब जाके हमको पीछे जो है वो एलिमेंट वैलेंसी के बारे में बताया गया है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज द सिंबॉलिक representation of its atomic constituents. In other words, chemical formula represent the composition of molecule in terms of the symbol of the element present in that molecule. To write the chemical formula of compound, one should have prior knowledge of two things. अगर मेरे को केमिकल फॉर्मूला लिखना है कंपाउंड के बारे में, यानी कि अभी जो मैंने लिखा ना, Na प्लस किया मैंने Cl माइनस और इसको मिक्सचर करके NaCl बना, तो इस तरह का मेरे को केमिकल फॉर्मूला लिखना है कंपाउंड के बारे में। तो मेरे पास दो चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहला मेरे पास जो चीज़ों की नॉलेज है उसमें क्या होना चाहिए, एक तो मेरे पास सिंबल की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी कि ये सोडियम को मैं Na कह सकता हूँ, इस तरह का नॉलेज अगर मेरे पास होगा तो जाके मैं ये यहाँ पर Na लिखूंगा। वरना आधे से ज़्यादा क्या समझेंगे कि सर सोडियम का लिखना है तो सर S लिख डालो, पर ऐसा नहीं है क्योंकि सल्फर का एस है। ओके,
क्योंकि ये कैसे पता चलेगा ये सारी चीज़ों के बारे में, जब आप लोगों को याद हो तो मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट को राइट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स का यूज करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, एलिमेंट्स वाला जो टेबल किया ना हम लोगों ने सबने साथ में मिलकर, वो एलिमेंट्स वाला जो टेबल किया उसके ऊपर से मैं पता लगा सकता हूँ कि सोडियम को Na से डिफाइन करूंगा, क्लोरीन को मैं Cl से डिफाइन करूंगा, उसी तरह से पोटेशियम को K से डिफाइन करूंगा। ओके, तो इस तरह से मैं डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरे को सिंबल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मेरे को सिंबल ही नहीं पता होंगे तो मैं राइटिंग द फॉर्मूला कैसे कर सकता हूँ? ओके, केमिकल फॉर्मूला को मैं राइट ही नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह से लिखना तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं यहाँ पर एक एक चीज लिखूंगा, सोडियम प्लस क्लोरीन एंड देन इट इज इक्वल टू दी सोडियम क्लोराइड, तो ये सारी चीजें लॉन्ग हो जाएगी। ये लिखनी है पर इसके नीचे लिखनी है हमको। ओके, सेकेंड जो है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ईच एटम कंस्टिट्यूटिंग द कंपाउंड, यानी कि मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि इन दोनों को मिक्स करके मैं कोई चीज़ जो है वो कंपाउंड बना सकता हूँ। फिर ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज़ बना डालूँ जो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि C+Cl मैं मिक्स करूँ तो CCl, ऐसा कुछ बन नहीं सकता। ओके, इस तरह की कोई चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ओके, तो मेरे को ये भी पता होनी चाहिए कि मैं कौन से एटम्स की कैपेसिटी कितनी है और किसको मैं कंबाइंड करके कोई कंपाउंड बना सकता हूँ। ओके, इस तरह की कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो इस तरह की कोई चीज़ मैं बना नहीं सकता। तो ये भी मेरे को नॉलेज होना चाहिए। ये किस तरह से आपको नॉलेज मिलेगा? जब आप धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को समझोगे तब जाके। ओके, अभी तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप लोगों को ये नहीं सोच लेना है कि सर हमको कैसे पता होगा कौन सी चीज़ मिक्स होकर क्या बनती है, कौन सी चीज़ मिक्स होकर क्या नहीं बनती। ये आप धीरे धीरे करके सीखोगे। ओके, we know that the combining power or combining capacity of an atom or an element is called valency। यहाँ पर जो है डेफिनेशन, भाई हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आज का जो पॉइंट था वो इधर है। तो वैलेंसी क्या होती है उसके पहले एक पॉइंट पूरा कर लेते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स विथ which one atom of an element combines is decided by the valency of that element। मतलब कि अगर मेरे को दो एलिमेंट को कॉम्बाइंड करना है, चलो सोडियम है प्लस क्लोरीन है। ओके, तो मेरे को इन दोनों को कंबाइन करना है, तो इन दोनों के पास में से किसी एक एलिमेंट के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो दूसरे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर एक्सेप्ट कर सके। ये दोनों मिलकर कुछ कहते हैं ना कि मेरे पास एक चीज़ कम है, मेरे फ्रेंड के पास एक चीज़ ज़्यादा है, तो मेरे पास जो चीज़ें कम है वो मेरा फ्रेंड मेरे को देगा, तो क्या होगा कि हम दोनों की फ्रेंडशिप अच्छी होगी। होगी कि नहीं होगी? जी हाँ, बिल्कुल सही। आप इसी तरह से आप लोग समझ सकते हो कि ये भाई Na+ है, Cl- है, मतलब दोनों में से किसी एक के पास ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो दूसरे के क्या कर सके, दूसरे के एटम्स को एक्सेप्ट कर सके, और दोनों की फ्रेंडशिप क्या होगी फिर अच्छे से ज़्यादा होगी। ओके, तो जो नंबर ऑफ एटम्स किसी दूसरे एलिमेंट्स के पास कंबाइंड करने की कैपेसिटी होती है, यानी कि इसके पास मान लो कि सोडियम और क्लोरीन में से मान लो कि क्लोरीन भाई साहब जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की जगह है अभी भी बची हुई, तो सोडियम वाले भाई साहब जो है उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे और दोनों मिलकर क्या करेंगे, फ्रेंडशिप अच्छी कर लेंगे। तो यहाँ पर बनेंगे वो NaCl इस तरह से। ओके, तो ये पता कैसे चला? क्योंकि क्लोरीन भाई साहब के पास जगह थी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। जैसे मेरे पास कैसे चीजें कम थी मेरे फ्रेंड के पास लेने के लिए, तभी जाकर मैंने मांगी ना, मांगी तो हमारी दोनों की फ्रेंडशिप हुई। ओके, तो इसी तरह से क्लोरीन भाई साहब थी, जो उसके पास जो जगह थी दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स को एक्सेप्ट करने की, वो जो जगह है खाली पड़ी हुई, उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं वैलेंसी। वैलेंसी यानी कि खाली जगह। ओके, for example, both hydrogen and chlorine have the valency of 1. Therefore, one atom of hydrogen react with one atom of chlorine to form one molecule of hydrogen chloride। यानी कि अब मैंने जैसे सोडियम क्लोराइड की बात की, उसी तरह से इन लोगों ने एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की जगह है। ओके, इन दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की जगह है। तो दोनों फ्रेंडशिप कर लेंगे कि भाई चलो तू एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, मैं एक मेरा इलेक्ट्रॉन तेरे को दे देता। तो इसके पास भी दो हो जाएंगे, इसके पास भी दो हो जाएंगे, और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे।
इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हो और इसको आप बोल सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी। ओके, तो इस तरह से जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का दूसरा नाम है वो। ओके, द वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इट। ये वैलेंसी जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो उसके अंदर जो आयन होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। आयन्स यानी कि या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा। तो या तो एनियन या कैशन होगा, तो किसके ऊपर डिपेंडेंट उसकी वैलेंसी जो है वो होती है। मैं यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ, तो वो क्या डिफाइन कर रहा है हम लोगों को, वो डिफाइन कर रहा है कि ये भाई जो है वो एनियन भाई साहब है और ये भाई साहब जो है वो कैशन भाई साहब है, और दोनों मिलकर ही क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स ऑफ आयन बनाएंगे। ओके, तो वैलेंसीज दी गई है कॉमन आयंस की नीचे टेबल के अंदर। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी है, मतलब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है। एमोनियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन की जगह है, कैल्शियम के पास 2 है, कॉपर के पास 2 है, हाइड्रोजन के पास 1 है, आयन के पास 2 है। तो इस तरह से सारे आप टेबल देख सकते हो। वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन आयंस नीचे दिया गया है यहाँ पर। ओके, ओके, हमारा दूसरा जो टॉपिक है आज का वो है मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास। मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर का। ओके, एन एटम contains 3 types of particle: electron, proton and neutrons. Out of these 3 particles, the mass of electron is negligible as compared to the proton and neutron. इलेक्ट्रॉन का जो मास है हम लोग नेग्लिजेबल गिन सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत ही कम है। कम है इसीलिए तो ये रोटेट करते रहते हैं, और रोटेट करते रहते हैं इसी वजह से तो इसका ज्वाइनिंग होना पॉसिबल हो पाता है किसी एलिमेंट के साथ। Thus, the mass of an atom is equal to the mass of the total number of neutrons and protons present in it. Okay, तो कोई पूछे कि अगर मेरे को एक एटम का मास लेना है, एक एटम की बात कर रहा हूँ, ना एक एलिमेंट, ना एक कंपाउंड किसी चीज, ना एक आयन किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि मेरे को एक एटम का मास अगर कैलकुलेट करना है, अगर मेरे को एक सेकेंड, अगर मेरे को एक एटम का मास कैलकुलेट करना है, तो मेरे को किसका मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का अगर मैं मास कैलकुलेट कर लूँगा, तो वो मेरे को क्या दे देगा, वो मेरे को दे देगा टोटल मास ऑफ दैट एटम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो हम लोग ना गिने तो चलेगा, क्योंकि एज कंपेयर टू द, तो हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, the mass of an electron is negligible that the proton and neutron, thus the mass of an atom is equal to the mass of total number of neutron and proton। तो अगर मेरे को पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि भाई एक सेकेंड,
ओके, तो एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि टोटल एटम का मास कैलकुलेट करना है और मेरे पास प्रोटॉन की स्ट्रेंथ हो, मेरे पास न्यूट्रॉन की स्ट्रेंथ हो, तो मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा तो मेरे को एटॉम जो का टोटल मास जो है वो मिल जाएगा। Molecules are formed when two or more atoms combine chemically in a fixed proportion. तो मॉलिक्यूल्स का मास कैसे पता लगता है? जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं तब जाकर तो मॉलिक्यूल बनता है। तो उन दोनों का मैं अगर टोटल कैलकुलेशन लगा दूं तो वो मेरे को मॉलिक्यूल का मास भी दे देगा। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि मेरे को क्या करना पड़ेगा कि अगर मेरे को मॉलिक्यूल का मास पता लगाना है तो सबसे पहले मेरे को कितना क्या पता लगाना पड़ेगा कि वो मॉलिक्यूल के अंदर हाउ मैनी एटम्स आर कनेक्टेड, हाउ मैनी एटम्स आर कनेक्टेड। तो पहले मैं एटम से पता लगाऊंगा कि कितने, मान लो कि दो एटम से वो मॉलिक्यूल बना है, तो पहले एक एटम का मैं ऐसे टोटल मास लूंगा, फिर दूसरे एटम का मैं टोटल मास लूंगा और फिर दोनों का क्या कर दूंगा, एडिशन कर दूंगा। ओके, तो इस तरह से मेरे को टोटल मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। और ये टोटल मॉलिक्यूलर मास का जो यूनिट है वो क्या है, एटॉमिक मास यूनिट यू है। Hence, to calculate the mass of molecule, calculate the molecular mass, the mass of all the atom present in its at are added। तो ये सारी चीज़ों को मेरे को एडेड करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर कैलकुलेशन करना है मेरे को मॉलिक्यूलर मास का। तो देखो किस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो मान लो कि मेरे को सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो OH यानी कि इसका मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर लिख देता हूँ OH यानी कि हाइड्रोक्साइड। ये याद रखना है आपको क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी आएगा OH वाला भाई। ओके, तो OH जो है वो हाइड्रोक्साइड है और सोडियम तो हमको पता है, सोडियम को हम लिखेंगे Na से। ओके, अब सारी चीजों का मेरे को मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। सोडियम का एटॉमिक मास दिया गया है 23 एटॉमिक मास यूनिट, ऑक्सीजन का दिया है 16 और हाइड्रोजन का दिया है मेरे को 1। ओके, तो ये तीन चीजों के जो है वो मेरे को एटॉमिक मास दिए है। तो अभी मेरे को क्या करना है, सिंपली टोटल कर देना है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करने को बोला है। इस वजह से अगर इसकी जगह ऐसा बोले कि अगर मेरे को तीन मॉलिक्यूलर का मास चाहिए तो आप क्या करोगे, लास्ट में आंसर को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे तो 120 हो जाएगा। सिंपली एडिशन करोगे तो 14 आंसर आएगा, मॉलिक्यूलर मास आपको मिल जाएगा। सिंपली एडिशन ही करना है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर कि भाई एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है हमको पोटेशियम सल्फेट का। पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि पता चले। तो यानी कि पोटेशियम के पहले तो कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 एटम हैं। जबकि सल्फर भाई साहब एक ही है। तो पोटेशियम की यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितने एटम की होगी, वो 1 एटम की होगी। मेरे को कितने एटम की चाहिए, 2 एटम की चाहिए। तो 39 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो जो आंसर आएगा 78 मान लो आएगा आंसर। ओके, उसके बाद जो है दूसरा कि भाई सल्फर है तो सल्फर का कितने एटम है, एक ही है। तो उसका मैं लिखूंगा सीधा 32। ओके, और ऑक्सीजन के तो 4 है भाई साहब, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 64। तो इस तरह से मैं सारी कैलकुलेशन करूंगा तो इस तीनों का एडिशन करूंगा, तीनों का एडिशन मिलेगा मेरे को 174 यूनिट। ओके, इस तरह से मैं मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये आपका लास्ट टॉपिक था। ओके, यहाँ तक ही रखना है। ओके, एंड अगर कोई भी टाइप का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखा करो भाई। अगर नहीं लिखते हो तो इसका मतलब ये है कि आप लेक्चर अच्छे से नहीं देखते हो, या तो फिर आप लोगों को, आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो घर पे रह के, इसलिए आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ रही है। मैं तो ऐसा ही सोच रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अगर कोई भी टाइप का डाउट है तो लिखा करो कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, और अच्छे से हैंड सैनिटाइज किया करो। ओके, और मास्क को प्रॉपरली वियर किया करो। ओके, टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, होमवर्क जो है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, होमवर्क लिखना बाकी रह गया है। ओके, एक लिखना है वैलेंसी की डेफिनेशन, डिफाइन वैलेंसी, और दूसरा जो है आप लिखोगे एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर मास। दोनों के बारे में आपको एक्सपांड करके लिखना है। चलो, टिल देन बाय बाय एवरीवन।